हेलो बच्चों, एसटीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो अपन का आज का टॉपिक है यहाँ पे लसिका तंत्र। इससे पहले यहाँ पर आपने हृदय के बारे में पढ़ा था, हृदय की संरचना थी। इसके अलावा वहाँ पे हृदय की जो क्रिया विधि थी उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र के वो भाग थे और उसी के अंदर परिसंचरण जो तंत्र है उसी का एक टॉपिक आता है यहाँ पे लसिका तंत्र। देखो लसिका जो तंत्र होता है इसका निर्माण लसिका के द्वारा, लसिका तंत्र का निर्माण लसिका द्वारा, इसके अलावा लसिका वाहिनियों द्वारा और जो लसिका पर्व होते हैं उनके द्वारा होता है। लसिका तंत्र का निर्माण 3 घटकों के द्वारा होता है। एक तो होता है लसिका, एक होती है लसिका वाहिनियाँ और एक होती है लसिका पर्व। देखो जो लसिका है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड के छनित द्वारा यहाँ पर लसिका का निर्माण होता है। ब्लड का जो छनित होता है उस छनित के द्वारा किसका निर्माण होगा? यहाँ पे जो लसिका होगी उसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लसिका होती है रंगहीन, लसिका कैसी होती है? रंगहीन होती है। इसके अलावा क्षारीय होती है। लसिका रंगीन होगी और क्षारीय होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो लसिका है, लसिका देखो निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड के द्वारा। यहाँ पर जो लसिका है रंगीन होने के साथ साथ क्षारीय भी है। इसके अतिरिक्त जो लसिका है ये लसिका वाहिनियों के द्वारा, लसिका वाहिनियों के द्वारा बह करके या फिर इनके अंदर स्रावित होकर के जो उत्तक होते हैं उत्तकों तक पहुंचाई जाती है। उत्तकों तक इसको यहाँ पर पहुंचाया जाता है। देखो लसिका को जो लसिका वाहिनियाँ होती है उनकी सहायता से यहाँ पर जो उत्तक होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर आता है इसके अंदर लसिका वाहिनियाँ। देखो लसिका वाहिनियाँ यहाँ पर जो लसिका होती है उसका परिवहन करने वाली जो नलिकाएं होती है उन नलिकाओं को क्या बोलेंगे? लसिका वाहिनियाँ कहते हैं। लसिका का परिवहन करने वाली जो नलिकाएं होगी उन नलिकाओं को यहाँ पे लसिका वाहिनियों के नाम से जाना जाता है। लसिका वाहिनियाँ यहाँ पर जो शिराएं होती है शिराओं के समान होती है। लसिका वाहिनियाँ किसके समान होती है? शिराओं के समान। यानी कि ये लसिका को अंगों से हृदय की ओर, अंगों से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। देखो जो लसिका वाहिनियाँ होती है ये किसके समान होती है? यहाँ पे शिराओं के समान होती है। इसके अलावा कार्य क्या कर रही है? जो लसिका होगी उसको अंगों से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियाँ इनके अंदर जो दाब होता है ये शिरा की तुलना में कम होता है। शिराओं की जो शिराएं होती है उनके दाब की तुलना में लसिकाओं में दाब का मान कम रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 प्रकार की लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है। एक तो आती है वक्षीय वाहिनी, एक तो कहाँ पर आती है? वक्षीय वाहिनी, और एक आती है दाई लसिका वाहिनी। 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती है, एक तो होती है वक्षीय वाहिनी और दूसरी होती है दाई लसिका वाहिनी। देखो लसिका वाहिनियाँ शिराओं के समान होती है और जो लसिका होती है उसको अंगों से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। लसिका वाहिनियों के अंदर जो दाब होता है शिराओं की तुलना के अंदर कम रहता है। 2 प्रकार की लसिका वाहिनियाँ होती है, एक होती है वक्षीय वाहिनी और दूसरी होती है दाई लसिका वाहिनी। तीसरा जो पार्ट आता है यह आता है इसमें लसिका पर्व। लसिका पर्व, देखो ये जो लसिका पर्व है ये लसिका पर्व है, जैसे गर्दन हो गई, बगल हो गए, इनके अंदर जो बड़ी
रुधिर वाहिनियाँ होती है, रुधिर वाहिनियाँ, उनके समीप लसिका पर्वत उपस्थित होते हैं। देखो गर्दन, बगल आदि के अंदर जो बड़ी रक्त वाहिनियाँ होती है उनके समीप लसिका पर्वत उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो लसिका पर्वत होते हैं इनके द्वारा लसिकाणुओं का निर्माण होता है। जो लसिका पर्वत होती है इनके द्वारा किसका निर्माण होता है? लसिकाणुओं का निर्माण होता है। तो ये था आपका यहाँ पे लसिका तंत्र। देखो लसिका तंत्र लसिका वाहिनी और लसिका पर्वत से मिलकर के बना होता है। ब्लड का क्षनित जो रूप होता है उस क्षनित रूप को क्या बोलेंगे? यहाँ पे लसिका कहते हैं। लसिका रंगहीन होती है, वह क्षारीय होगी। फिर जो लसिका होती है ये लसिका वाहिनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों के अंदर पहुंचाई जाती है। सेकंड आता है इसमें लसिका वाहिनियाँ शिराओं की समान होती है। लसिका, यहाँ पर जो लसिका है इनको अंगों से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। फिर लसिका वाहिनियों के अंदर जो दाब है ये शिराओं की तुलना के अंदर कम होता है। दो प्रकार की लसिका वाहिनियाँ होती है, एक तो होती है वक्षीय वाहिनी और दूसरी होती है दायीं लसिका वाहिनी। फिर आता है इसमें लसिका पर्वत। लसिका पर्वत जैसे गर्दन हो गई, बगल हो गए, इनके अंदर जो बड़ी रुधिर वाहिनियाँ होती है वहाँ पर ये उपस्थित होती है। इनके द्वारा जो लसिकाणु होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर कि जो लसिका है इसका कार्य, जो लसिका तंत्र है इसके कार्य की बात कर रहा है कि इसका कार्य क्या होता है। देखो कार्य होगा यहाँ पे जो रक्त है, रक्त में से जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व और जो ऑक्सीजन होती है उन्हें यहाँ पर जो ऊतक होते हैं ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है। देखो पहला जो कार्य है यहाँ पर कौन सा हो गया? जो रक्त में पोषक तत्व है और जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है। इस प्रकार आप ये भी बोल सकते हो रक्त व ऊतकों के मध्य लसिका, ऊतकों के मध्य जो लसिका होती है ये क्या करती है? यहाँ पे मध्यस्थता का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? मध्यस्थता का कार्य करती है। सेकंड आता है यहाँ पर जो लसिका होती है ये इसके अंदर जो WBC होती है, WBC की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और आपको पहले भी बताया था जो WBC की जो सेल्स होती है ये क्या करती है? यहाँ पर अपने शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। तीसरा आता है यहाँ पर आंत्र के अंदर या आंत्र में जो वसा का अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो वसा होता है, वसा होगी ये लेटेक्स वाहिनियों के द्वारा, लेटेक्स वाहिनियों के द्वारा कहाँ पर पहुँचाई जाती है? ऊतकों तक पहुँचाई जाती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर इसकी मदद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लसिका वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। देखो आंत्र के अंदर जो वसा का अवशोषण होता है वो किसकी सहायता से किया जाता है? लसिका वाहिनियों के द्वारा। इसके पश्चात ये जो लसिका वाहिनियाँ होती है ये लेटेक्स वाहिनियों की सहायता से जो ऊतक होते हैं या जो वसीय वाहिनियाँ होती है उनकी सहायता से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो देखना इसके कार्य देखना, एक तो रक्त के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा है रक्त, इसके अलावा जो WBC है उस इसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये यहाँ पर जो प्रतिरोधक क्षमता होगी उसको बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा है आंत्र के अंदर जो वसा का अवशोषण है ये लसिका वाहिनियों की प्रेजेंस में संपन्न होता है जो कि फिर लेटेक्स वाहिनियों के द्वारा ऊतकों के अंदर स्रावित की जाती है या फिर स्थानांतरित की जाती है। फिर एक टॉपिक आता है यहाँ पे कि जो लसिका और जो रक्त होता है उसके अंदर अंतर, कि लसिका और रक्त के अंदर
कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं या फिर इन दोनों के अंदर क्या असमानता पाई जाती है। देखो पहला आता है यहाँ पे जो रक्त होता है ये लाल रंग का होता है। रक्त का रंग कैसा होता है यहाँ पे लाल, जबकि जो लसिका होती है इसके अंदर ये कैसी होगी, रंगहीन होती है। लसिका किस रंग की होती है, बिना रंगहीन होती है। फिर आता है रक्त के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। जो रक्त होता है उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगी और जो लसिका है इसके अंदर आरबीसी का अभाव होता है। तीसरा आता है यहाँ पे रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स उपस्थित होगी, जबकि लसिका के अंदर प्लेटलेट्स का क्या रहता है, यहाँ पे अभाव रहता है। फिर आता है यहाँ पर रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम होती है, लेकिन जो लसिका होती है उसके अंदर WBC अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। फिर आता है ब्लड में जो प्रोटीन होती है, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका में जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम होती है। देखो ब्लड के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में, जबकि लसिका के अंदर प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है यहाँ पे जो रक्त होता है, रक्त में स्कंदन का गुण या फिर रक्त का थक्का बनाने का गुण पाया जाता है। रक्त के अंदर स्कंदन या फिर रक्त का थक्का बनाने का गुण पाया जाता है, जबकि लसिका के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। फिर आता है जो रक्त होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त किस प्रकार का है, यहाँ पे तरल संयोजी ऊतक होता है, जबकि जो लसिका होती है ये रक्त का क्षनित रूप होती है। लसिका क्या है, यहाँ पर रक्त का जो क्षनित रूप है उसे क्या कहते हैं, लसिका। और रक्त किसे कहेंगे, जो तरल संयोजी ऊतक है उसे रक्त कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे जो रक्त है, रक्त यहाँ पर O2 व पोषक पदार्थ है, साथ में जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ इसका क्या करता है, परिवहन करता है। इसका क्या करता है यहाँ पे, परिवहन, जबकि जो लसिका होती है ये इनके परिवहन के अंदर मध्यस्थता का रोल निभाती है या फिर मध्यस्थता का कार्य करती है। तो देखना लसिका और जो रक्त है उसके अंदर कुछ अंतर है। जैसे पहला अंतर आता है आपका, जो रक्त होता है ये लाल रंग का होगा और लसिका किस प्रकार की होती है, रंगहीन। दूसरा आता है आरबीसी रक्त के अंदर पाई जाती है, जबकि लसिका के अंदर आरबीसी का अभाव होता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, यहाँ पर रक्त के अंदर प्रेजेंट होगी और जो लसिका है उसके अंदर एब्सेंट होती है। रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम होती है, जबकि लसिका के अंदर WBC की मात्रा अधिक होती है। फिर है रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो लसिका होती है उसके अंदर प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। रक्त में यहाँ पर स्कंदन या फिर रक्त का थक्का बनाने की क्षमता पाई जाती है, जबकि जो लसिका होती है उसके अंदर इस प्रकार का कोई गुण नहीं पाया जाता है। फिर है यहाँ पे जो रक्त है तरल संयोजी ऊतक है, जबकि जो लसिका होती है ये रक्त का क्षनित रूप होती है। और लास्ट आता है यहाँ पे रक्त, यहाँ पर O2 वह पोषक पदार्थ और साथ में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, जबकि लसिका यहाँ पर इनके परिवहन के अंदर मध्यस्थता का कार्य करती है। तो ये था आपका लसिका तंत्र। इसके बाद में आता है आपका जो परिसंचरण तंत्र है उससे संबंधित रोग या फिर विकार। देखो आगे टॉपिक है आपका परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग, जिसके अंदर पहला आता आपका यहाँ पे उच्च रक्तचाप। पहला कौन सा आता है यहाँ पे, उच्च रक्तचाप। अब देखो मानव के अंदर आपको ये बताया था कि जो धमनियाँ होती है उसके अंदर बीपी का जो मान होता है ये 120 से लेकर के 80 mmHg होता है।
देखो जो धमनियाँ होती है उनके अंदर ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है 120 से लेकर के 80 mmHg। तो यहाँ पर बीपी का जो मान है, ब्लड प्रेशर का मान, उस मान के बढ़ने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, उक्त रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है इसके अंदर हृदय धमनी रोग। सेकंड कौन सा आता है, हृदय धमनी रोग, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड हृदय धमनी रोग है, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर हृदय में जो इसके अंदर क्या होगा कि हृदय में ब्लड पहुंचाने वाली जो धमनियाँ होती है, उन धमनियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और जो रेशे होते हैं, रेशों का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। देखो हृदय में जो ब्लड पहुंचाने वाली जो धमनियाँ होती है, उन धमनियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और जो रेशे होते हैं उनका जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हृदयपात की स्थिति हृदय धमनी रोग उत्पन्न होता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस रोग उत्पन्न होता है। फिर आता है इसमें हृदयपात। देखो हृदयपात यहाँ पर किसके कारण होता है, जो फेफड़े होते हैं उनमें संकुचन के कारण हृदयपात रोग होता है। इस रोग के अंदर क्या होगा कि जो हृदय की पेशियां होती है, उन पेशियों को पर्याप्त मात्रा के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। हृदय की जो पेशियां है, पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, तो यहाँ पे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, हृदयपात रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण हो रहा है, जो फुफ्फुस होते हैं या फेफड़े होते हैं उनमें संकुचन होता है, जिसके कारण जो हृदय की पेशियां है उनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। फिर आता है इसके अंदर हृदय शूल। हृदय शूल, यहाँ पर जो हृदय शूल है ये किसके कारण होगा, हृदय की जो भित्ति होती है, हृदय की भित्ति में यहाँ पर रक्त का प्रवाह नहीं होता है। इस रोग के अंदर क्या होगा, जो हृदय की भित्ति होती है उसके अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होता है। अब रक्त का प्रवाह नहीं होता है, उसका कारण यह है कि जो कोरोनरी धमनी होती है, कोरोनरी धमनी, इसके अंदर यहाँ पर रक्त का जमाव हो जाता है। देखो हृदय शूल, हृदय की भित्तियों के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होता है। किसके कारण नहीं हो रहा है, जो कोरोनरी धमनी होती है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो जम जाता है या फिर जमना प्रारंभ कर देता है। इसके कारण क्या होगा, सीना और जो कंधे होते हैं, सीने में और कंधे के अंदर क्या होगा, यहाँ पर दर्द होता है। देखो हृदय शूल, हृदय की भित्तियों के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है और जो कोरोनरी धमनी है उसके अंदर ब्लड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण सीना हो गया और जो कंधे होते हैं उनके अंदर यहाँ पर दर्द होता है। अब देखो जो हृदय शूल है ये यहाँ पर मध्यावस्था व वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं उनके अंदर सर्वाधिक होता है। मध्यावस्था और वृद्धावस्था के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये रोग सर्वाधिक होता है। फिर आता है इसमें मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। देखो फिर आता है इसमें मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, इसे वास्तविक जो हृदय आघात बोलते हैं या हार्ट अटैक बोलते हैं वो कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, इसे हृदय आघात या फिर जो हार्ट अटैक है उसके नाम से जाना जाता है। अब ये होता क्यों है, यहाँ पर इसके अंदर जो हृदय पेशियाँ होती है वो क्या होती है, संकुचित हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के अंदर जो हृदय की पेशियाँ होती है वो संकुचित हो जाती है और जो हृदय की धड़कन होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे बंद हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है इसमें कपाटीय रोग। कपाट, जो हृदय के जो कपाट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खराब हो जाते हैं, जिसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का क्या हो जाता है, वहाँ पे मिश्रण हो जाता है या फिर मिश्रित हो जाते हैं। उस रोग को क्या कहेंगे, कपाटीय रोग के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है यहाँ पे नीलयी तंतुकता। यहाँ पर नीलयी तंतुकता का मतलब होता है कि जो दाया और बाया नीले होता है उनमें संकुचन अलग अलग समय होगा, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। आपको पहले ये बताया था कि जो आलिंद होते हैं उनमें और जो नीले होते हैं उनके अंदर एक साथ संकुचन व अनुशीतलन की क्रिया होती है, लेकिन नीलयी तंतुकता के अंदर क्या होता है कि जो दाएं और बाएं नीले होते हैं उनके अंदर संकुचन अलग अलग टाइम के अंदर होता है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है इसमें पेरिकोर्डाइटिस। देखो पेरिकोर्डाइटिस ये रोग किसके कारण होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अंदर जो पेरिकोर्डियम होता है, हृदय का जो आवरण होता है उसके अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब ये सूजन के कारण क्या होगा कि जो हृदय के आवरण के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो भी वहाँ पे जम जाता है और यहाँ पे जो हृदय उसको हानि पहुँच सकती है, नुकसान पहुँच सकता है। फिर आता है इसमें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब है जो कोरोनरी धमनी है इसके अंदर रक्त क्या होता है, जम जाता है। देखो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कोरोनरी धमनी होती है उसके अंदर रक्त जम जाता है। फिर आता है इसके अंदर हृदय अवरोधक। ये होगा आपके जो हृदय के अंदर हिंज के पुल होते हैं वो यहाँ पे कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण नीलियों के अंदर गति नहीं होगी, और नीलियों के अंदर गति नहीं होगी तो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। फिर आता है इसमें रियोमेटिक हृदय रोग। ये रोग होता है यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इस रोग के अंदर जो कपाट होते हैं हृदय के वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हृदय से संबंधित या जो आपका परिसंचरण तंत्र है उससे संबंधित कुछ एक रोग है। दोबारा देखना, पहला आता है आपका उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का मतलब है नॉर्मल अपनी जो ब्लड प्रेशर होता है या फिर जो रक्त दाब होगा वो 120 से 80 mmHg होता है। 120 वहाँ पे अधिक हो गई बीपी का मान और 80 यहाँ पे न्यूनतम। 80 से कम हो रहा है और 120 से अधिक होगा, दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पे क्या है, हानिकारक होती है। अब जो रक्तचाप है इसके अंदर एक तो हृदय हो गई, एक जो किडनियाँ होती है वो, और एक जो मस्तिष्क होता है इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है आपका हृदय धमनी रोग या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। इस रोग के अंदर क्या होगा, जो हृदय इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हृदय की जो धमनियाँ हैं उनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और रेशों का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, और उस जमाव के कारण यहाँ पर जो हृदय है उसके अंदर ब्लड की अपर्याप्त सप्लाई होती है। तीसरा आता है इसके अंदर यहाँ पे हृदयपात। इस किसके कारण होता है, फेफड़ों के अंदर संकुचन के कारण। फेफड़ों में संकुचन होगा जिसके कारण हृदय की जो पेशियां है उनके अंदर भी अपर्याप्त रक्त पहुंचता है और ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर जो हृदयपात है ये जो हृदयघात है उससे अलग होता है। हृदयघात के अंदर धड़कन बंद होती है, जबकि हृदयपात के अंदर पेशियों के अंदर जो हृदय की पेशियां होती है उनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ब्लड नहीं पहुंचता है। फिर आता है इसके अंदर हृदय शूल। हृदय शूल का मतलब क्या है, हृदय की जो भित्ति है उसके अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होता है। अब उसका रीजन है कि जो कोरोनरी धमनी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड होता है वो जम जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा कि जो सीने के अंदर दर्द और कंधे के अंदर दर्द उत्पन्न होता है, और ये रोग कब होता है, वृद्धावस्था और मध्यावस्था के अंदर ये रोग उत्पन्न होता है। फिर आता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हृदय आघात। जो हार्ट अटैक है वो किसे कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कहते हैं। इसके अंदर जो हृदय की पेशियां होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और हृदय वहाँ पे धड़कना बंद कर देता है। फिर आता है कपाटी रोग। इसके अंदर क्या होगा, जो हृदय के कपाट होते हैं वो बंद हो जाते खराब हो जाते हैं, जिसके कारण शुद्ध और अशुद्ध जो रुधिर होता है वो आपस में मिल जाता है।
फिर है नीलयी तंतुकता, यहाँ पर जो नीले हैं उनके अंदर अलग अलग समय के अंदर संकुचन होता है। देखो नीलयी तंतुकता का मतलब होगा कि यहाँ पर हमेशा जो नीले होते हैं वो एक साथ संकुचित होते हैं। नीले की बात कर लो या फिर आप आलिंदों की बात कर लो, लेकिन नीलयी तंतुकता के अंदर क्या हो रहा है कि नीलियों के अंदर जो संकुचन की क्रिया होती है वो अलग अलग समय के अंदर होती है या फिर एक साथ यहाँ पे संकुचन नहीं होता है। फिर आता है इसमें पेरिकोर्डाइटिस। पेरिकोर्डाइटिस यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अंदर जो पेरिकोर्डियम होता है, पेरिकोर्डियम का मतलब होता है हृदय आवरण, उसके अंदर सूजन आ जाती है और पेरिकोर्डियल जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर आकर के जम जाता है। फिर आता है इसके अंदर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जो कोरोनरी धमनी है उसके अंदर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या फिर रक्त का थक्का उसके अंदर जम जाता है। फिर आता है इसके अंदर हृदय अवरोधक। इसके अंदर क्या होगा, जो हिंज के पुल होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण नीले के अंदर गति नहीं होती है। देखो दो आते हैं नीले से संबंधित, एक तो है नीलयी तंतुकता और दूसरा आता है यहाँ पे हृदय अवरोधक। नीलयी तंतुकता के अंदर तो नीले के अंदर संकुचन नहीं हो रहा है और जो हृदय अवरोधक है इसके अंदर हिंज के पुल कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नीले में गति नहीं होती है या संकुचन नहीं होता है। देखो नीलयी तंतुकता के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर संकुचन हो रहा था और इसके अंदर नीले के अंदर गति ही नहीं होगी। फिर आता है रोमेटिक हृदय रोग। ये रोग स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और यहाँ पर ये बैक्टीरिया हृदय के जो कपाट होते हैं उनको क्या कर देता है, खराब कर देता है। इस खराब करता है जिसके कारण यहाँ पर जो ब्लड है वो जो शुद्ध व अशुद्ध ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग थे। यह आपका जो चैप्टर था मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र वो कंप्लीट है।